अग्रवाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा बजट सत्र का छठा दिन आज बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर विपक्ष का हमला। तेजस्वी यादव साइकिल से पहुंचे विधानसभा। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू, 3 मार्च को पेश होगा झारखंड का आम बजट। बजट के पिटारे में आम लोगों के लिए क्या कुछ होगा खास। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने सोशल मीडिया पर वायरल किया ऑडियो, कहा उनके नाम पर हो रही गलत तरीके से पैसों की मांग, नाम को खराब करने की हो रही कोशिश। और गुमला में 15वें रोहतास किला महोत्सव के लिए आदिवासी समाज के लोग हुए रवाना। समाज को विकसित करने को लेकर हुआ आयोजन। आदिवासी समाज की परंपरा के विशेष में दी जाती है जानकारी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज शाम 4:30 बजे बता दें कि पश्चिम बंगाल के चुनाव का ऐलान हो सकता है। शाम 4:30 बजे होगी भारत चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बंगाल सहित 5 राज्यों में चुनाव की तारीख की घोषणा संभव। 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले हैं चुनाव। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पांडिचेरी में होना है विधानसभा चुनाव। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज शाम हो सकता है पश्चिम बंगाल में चुनाव का ऐलान। शाम 4:30 बजे होगी भारत चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बंगाल सहित 5 राज्यों में चुनाव की तारीख की घोषणा संभव। 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले हैं चुनाव। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में होना है विधानसभा चुनाव। शाम 4:30 बजे भारत चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बंगाल सहित 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा संभव है और आज शाम पश्चिम बंगाल में चुनाव का ऐलान हो सकता है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड के संपादक दीपक ओझा जी जुड़ चुके हैं। दीपक जी, शाम 4:30 बजे भारत चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव का ऐलान हो जाएगा। क्या कुछ जानकारी है पूरी इस पर? बिल्कुल पूजा, इलेक्शन कमिश्नर ने आज ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि शाम 4:30 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा और कयास लगाए जा रहे हैं कि क्योंकि आगामी दिनों में 5 राज्यों में चुनाव है तो चुनाव की तिथियों की घोषणा हो सकती है। पश्चिम बंगाल इसमें अहम है, बिहार झारखंड से सटा हुआ इलाका है और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जो आजमाइश चल रहा है बीजेपी और टीएमसी का, उसको लेकर के यह आज का दिन अहम है। सबकी नजरें टिकी हुई है इलेक्शन कमीशन के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो उसमें आखिर क्या आज कोरोना गाइडलाइन के तहत कैसे चुनाव कराया जाएगा, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है या फिर चुनाव के तिथियों की घोषणा हो सकती है। तो सबकी नजरें टिकी हुई है। सभी पॉलिटिकल दल या राज्यवासी जो है 5 राज्य के लोग जो है उनका भी नजर टिका हुआ है। तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और केरल, पांडिचेरी सहित 5 विधानसभा क्षेत्रों का विधानसभा राज्य में होने हैं चुनाव, जिसमें एक केंद्र शासित राज्य है पांडिचेरी। और पांडिचेरी में अभी पिछला घटनाक्रम में सरकार आज अल्पमत में आने के बाद मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। तो पांडिचेरी भी अभी खास है। आज के जो इलेक्शन कमीशन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, तो ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी अहम हो सकता है पूजा जी। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल पर हम देख रहे हैं कि तमाम पार्टियों की नजरें टिकी हुई हैं, बड़े बड़े पार्टी पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर दावे लगा रहे हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल के चुनाव का आज ऐलान होना है, क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं दीपक जी? सबसे बड़ी बात होगी पूजा, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी चुनाव की तिथियों की घोषणा हो जाती है क्योंकि कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ है और कई राज्यों में कोरोना के संक्रमण बढ़ते नजर आ रहे हैं, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से बिहार चुनाव कोरोना काल में ही हुआ, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का घोषणा किया गया था चुनाव आयोग के द्वारा कि इस तरह से चुनाव किए जाएंगे। तो अभी अहम बात ये होगी कि कोरोना प्रोटोकॉल भी घोषित किया जाएगा कि जो राज्य में चुनाव होने हैं उन राज्यों को किन किन तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का ये तामीला करना होगा और उस तामीले में ये भी होगा कि कितने लोग एक बूथ पर जाएंगे और कैसे
एक जगह पे ज्यादा से ज्यादा भीड़ न जुटे उसका व्यवस्था करना होगा इन राज्यों को, और उसका एक अपडेट भी देना होगा कि हम चुनाव कराने में सक्षम है कोरोना प्रोटोकॉल के तहत। और कोरोना काल में बिहार चुनाव हुआ था तो एक तरह से एक्सपेरिमेंट हो चुका है, और इसीलिए ये कदम उठाने जा रही है जो चुनाव आयोग है कि अन्य 5 राज्य में भी चुनाव कराया जा सकता है। जो बिहार में चुनाव करा दिया गया, क्योंकि बिहार एक बड़ा राज्य है और वहाँ 245 विधानसभा थे, तो इसमें जो तमिलनाडु है वो भी बड़ा राज्य है। तो एक तरह से यूँ कहें कि पूरी तैयारी कर ली है इलेक्शन कमीशन ने, तभी आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है और देखने वाली बात होगी कि किन किन बातों का ऐलान करता है चुनाव आयोग। बिल्कुल, अब देखना यही होगा कि इलेक्शन कमीशन 4:30 बजे क्या कुछ घोषणा करता है और क्या कुछ जानकारी रहेगी उस दौरान। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। आज बिहार विधानसभा बजट सत्र का छठा दिन है। आज भी सदन की कार्रवाई हंगामे के साथ शुरू हुई। सत्र के पहले हाथों में प्ले कार्ड लिए वामपंथी दलों के विधायकों ने विधानसभा से बाहर रसोई के नियमित और वेतनमानी की मांग की, और साथ ही आपको बता दें कि प्रदर्शन किया गया। इस सरकार में दैनिक कर्मचारियों को शोषित किया जा रहा है, ऐसा भी कहा गया है। रसोइया जो लंबे दिनों से स्कूलों में काम कर रही है, उसके न्यूनतम वेतनमान निर्धारित नहीं है, कोई नियोजन पत्र या नियुक्ति पत्र नहीं है, और सरकार उनका शोषण करिए बहुत कम मानदेय 1500 रुपया मंथली पर उनको काम कराया जा रहा है। इससे बड़ा सर्वनाश क्या होगा, जो सरकार बिहार में दलित और पिछड़े अति पिछड़े की दावा करती है, उसी पिछड़े और अति पिछड़े से बड़े पैमाने पर रसोइया काम करती है, लेकिन उनके मानदेय के सवाल पर यह सरकार मुकर जाती है। आज के इस दौर में 1500 रुपया पर काम करना, इससे बड़ा शर्मनाक क्या हो सकता है। हम आज आए हैं मांग करने के लिए कि उन रसोइयों को जो है 21,000 रुपया वेतनमान निर्धारित करे सरकार और उनको नियुक्ति पत्र दे। और कुछ दिन पहले ही किसानों के समर्थन में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ट्रैक्टर चलाकर विधानसभा पहुंचे थे। अब जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, उसके बाद तेजस्वी यादव अपनी गाड़ी छोड़कर साइकिल से विधानसभा के लिए रवाना हुए। इस दौरान उनके पीछे गाड़ियों का काफिला भी नजर आया, वहीं उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड दौड़ते नजर आए। साइकिल से रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर देश में लगातार पेट्रोल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तेल की कीमतों को नियंत्रित करने में नाकाम रही है, जिससे लोगों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। और गैस का दाम जिस तरह से बढ़ा है, जिस प्रकार से महंगाई की मार जनता झेल रही है, आप लोग जानते हैं यही बीजेपी के लोग जो है पहले गाना गाया करते थे कि महंगाई डाइन खाई जाती है। आज महंगाई जो है भौजाई लगी हुई है, इसलिए हम सब लोग जो है जिस प्रकार से कमर तोड़ महंगाई, आज आम जनता का जो है कमर तोड़ दिया गया है। और ये साफ तौर पर यही पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाने का मेन मकसद ये भी था कि किसानों पर किसी न किसी प्रकार से तंग किया जाए, उन पर हमला किया जाए। और ये आम आदमी से लेकर के देश ऐसे ही जो है बेरोजगारी का केंद्र होता जा रहा है। और ऊपर से जिस प्रकार से महंगाई चरमसीमा पर है, इसमें आम लोगों का जीना जो है या घर चलाना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया है। और झारखंड मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। यहां सीएम हेमंत सोरेन ने जनहित में एक से बढ़कर एक ताबड़तोड़ फैसले लेकर सबको चौंका दिया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 225 रुपए कर दिया गया है। झारखंड आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती का बड़ा तोहफा भी मिला है और इनके आश्रितों को 7,000 रुपए की मासिक पेंशन भी दी जाएगी। आंदोलनकारियों की बदौलत झारखंड अलग राज्य बना है। उन्हें और उनके परिजनों को सम्मान देना गौरव की बात है। राज्य सरकार ने उनके पेंशन और आश्रितों को नौकरियों में हिस्सेदारी दी है। वहीं राज्य सरकार ने मनरेगा मजदूरी की दर भी बढ़ा दी है। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक विद्यालय के वेतनमान और नियुक्ति के मसले का भी निदान निकाला गया है। राज्य को 20 सालों के
मकड़ जाल से निकाला गया है और इस साल में जो स्थिति बनाई गई है, फिर से मजबूती के साथ तमाम समस्याओं के समाधान की दिशा में जल्द से जल्द कार्रवाई की जा रही है। देखिए, आंदोलनकारी की मांग को लेकर 20 सालों में जिस तरीके से आंदोलनकारी बेचारे भटकते रहे और उन्हीं के बदौलत ये राज्य हमें मिला है, आज उनको, उनके परिवार को सम्मान देना निश्चित रूप से इस सरकार के लिए गौरव की बात है। और आज इसी के तहत हमने ये निर्णय लिया है, उनको पेंशन को लेकर, उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी सुनिश्चित कराने को लेकर ये निर्णय हमने लिया है। तो कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर इस तरीके की, आपने देखा आज मनरेगा का भी हम लोगों ने जो वेजेज हैं उसे बढ़ाया। वर्षों से यहाँ लंबित अल्पसंख्यक विद्यालय 8-10 सालों से जो उनका वेतनमान और नियुक्ति को लेकर अटकलें में वो झूले हुए थे, अंतों का तो उसका भी निदान हम लोगों ने कर दिया। तो इस तरीके से चूंकि 10 साल, 8 साल, 15 साल, 20 साल की जो मकड़ जाल है, अब जिस तरीके से राज्य को इन लोगों ने 20 सालों में स्थिति बनाई थी हमारे विपक्ष के सहयोगियों ने, आज उसको पुनः अपने जीवन करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। उसको हम लोग मजबूती के साथ आने वाला समय में हर समस्या का समाधान ये सरकार करेगी। सर कल से बजट सेशन आ रहा है और 3 तारीख को जो बजट है, क्योंकि कोविड के बाद का इस बजट ये जो आने वाला है, इस पर काफी नजरें हैं राज्य के लोगों की। माइक थोड़ा नीचे कीजिएगा सब लोग। बिल्कुल होना चाहिए, आप लोग भी इसके गवाह बनेंगे। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर। झारखंड सरकार एक ओर सभी को रोजगार उपलब्ध कराने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर बेरोजगार लोगों को एक बार फिर पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। दुमका जिला के बासुकीनाथ नगर पंचायत के गरीब मजदूर रोजगार की तलाश में अपने परिवार और बच्चों के साथ दूसरे राज्य काम की तलाश में पलायन करने को मजबूर हैं। इनका कहना है कि झारखंड में रोजगार के कोई अवसर नजर नहीं आ रहे हैं, इस कारण से वो काम की तलाश में घर परिवार बच्चों के साथ बंगाल जा रहे हैं और वहां कुछ काम मिल जाए ऐसी उम्मीद लगाई है उन्होंने। सवाल ये उठता है कि कब तक सरकार के भरोसे जनता यूं ही बेबस और बेरोजगार बैठी रहेगी? आखिर कब अपने ही गांव में रहकर लोगों को रोजगार मिलेगा जिससे पलायन को रोका जा सके? और मोतिहारी के नगर भवन में जेडीयू के नवनियुक्त बिहार प्रदेश अध्यक्ष के आने पर उनका कार्यकर्ताओं ने भव्य अभिनंदन समारोह का स्वागत किया। बताते चले कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा पहली बार मोतिहारी पहुंचे हैं, जहां अभिनंदन समारोह कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार की तरफ से चलाए गए अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। साथ ही विपक्षियों पर भी जमकर निशाना साधा है। इस धरती से एक नई दिशा दी जाती है। इस धरती को हम नमन करने के लिए जहां बापू ने
किसान सत्याग्रह का शुरुआत किया, आंदोलन की शुरुआत किया, इस धरती को हम नमन करने के लिए हम आए हैं। और इस धरती पर यहाँ के जो हमारा संगठन का जो संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन को धारदार बनाने के लिए यहाँ सब शुरुआत कर रहे हैं। हमारा मानना है हमारे पार्टी को और हमारी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को, हम लोग के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई भी सरकार के विकास काम की शुरुआत भी इसी धरती से वो करते हैं। और सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर लोगों से पैसे हड़पने के कई मामले सामने आ चुके हैं। ताजा मामला आरजेडी के दानापुर विधायक रीतलाल यादव से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि लोग उनके नाम पर सोशल मीडिया पर पैसों की मांग कर रहे हैं, जिससे उनकी छवि खराब हो रही है। वहीं विधायक ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से करने की बात कही है। साथ ही विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाने की बात उन्होंने कही है। बता दें कि दानापुर से आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव ने कहा है कि उनके नाम पर लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं। उन्होंने इस तरह के पैसे मांगे जाने को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि अगर किसी के पास उनके नाम से ऐसा कोई कॉल आता है तो आप किसी तरह का कोई जवाब न दें। रीतलाल ने साफ कहा है कि मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। सच्चाई है। हमने आप लोगों को ऑडियो भी और प्रिंट मीडिया का जो पेपर में छपा था वो भी, और जिस थाना के द्वारा प्रियांशु सिंह को पकड़ा गया है और लोगों को पकड़ने की कार्रवाई चल रही है, सारे आप लोगों को हम उपलब्ध करा दिए हैं। और मेरी यही जनता से आग्रह है कि मेरे नाम पर कोई डरे नहीं, चाहे जमीन हो या जायदाद हो या पैसे की मांग हो या किसी को अनगल डराने की बात होती है, उन सारी बातों पर ध्यान न दे। आवश्यकता अगर से होती है तो चुपचाप से आकर घर में मिल ले। कौन लोग हैं इस तरह का? तो सब जो भर के सामने आ गए, एक लड़का पकड़ा है प्रियांशु सिंह भी। हेलो, हाँ बोले, फोन कर रहा, फोन कर रिसीव कर। हाँ बोलिए। तो वही बोले 5 बजे का टाइम दिए ना। अच्छा, तो क्या सोचे? क्या सोचेंगे? आप बोल रहे हैं कौन, ये बताइए। हम रीतलाल यादव का बोल। क्या रीतलाल? रीतलाल यादव। अच्छा, हमको तो लगता है कि उनका ये ऐसा रीतलाल यादव जी का ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हमारे ख्याल से उनका ये स्तर नहीं है। लेकिन रीतलाल यादव के बारे में नहीं जानते हैं ना? हाँ, खूब जानते हैं उनके विषय में। लीजिए, हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे उन्हीं के पास। आइए ना, एक काम कीजिए। हेलो, हाँ 2 बजे हाँ, मुख्यमंत्री मार्ग रोड नंबर 6 आइए। अच्छा, वही वो है कहाँ के? दानापुर से विधायक है। हाँ, घर उनका कहाँ है? घर है खगौल। अच्छा, खगौल उनका घर है? हाँ। अच्छा, खगौल में पड़ता है एक गांव, उसका गांव का नाम है पिंडा। पिंडा। अच्छा, तो अच्छा, और अगल बगल आप बताइए कोई दूसरे का मोहल्ला का नाम बताइए। क्या काम है? मोहल्ला का नाम से खगौल है। अच्छा, कोई भी रीतलाल जी का नाम बोल के बोल सकता है ना? रीतलाल का नाम बोल के बोलेगा? हाँ, नहीं होता है कि उनका नाम कहते, हम तो जानना चाहेंगे ना। बिल्कुल। उसका किसी का पटना में औकात है रीतलाल यादव का नाम बोल के कोई रंगदारी मांगने का? वही चीज तो हम कह रहे हैं। हाँ, यही चीज तो हमको लगा कि उनका तो ये अच्छी नहीं है, सवाल ही नहीं हमको लगता है। क्योंकि हम लोग जिस स्तर के हैं उसमें हम लोग को तो कुछ लगता ही नहीं है कि हम लोग उस लायक हैं। इसलिए तो हमको लग रहा है कि उनका स्तर ही नहीं होगा हमारे ख्याल से। हम जानते हैं उनको भी व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि हम लोग भी वोट उन्हीं को देते हैं। ऐसा हूँ हम लोग खूब अच्छा तरह से जानते हैं, इसलिए हमको लग रहा है। इस पर हम इतना बोल रहे हैं, नहीं तो बोलने का सवाल ही नहीं था। देखिए, बोलने का सवाल इसलिए नहीं है। देखिए, बोल रहे हैं ना आप तो। हाँ, क्योंकि अभी इलेक्शन हुआ है, ये पार्टी फंड में पैसा तो इधर आप ही लोग चल लेंगे। हाँ, तो आप हमको देखिए ना, हमारा क्या हैसियत है, तब ना आपको लगेगा हाँ इस क्या है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर जो आरपीएच मोड़ में जितना दुकान है,
टोटल दुकान से 3-3 लाख 4-4 लाख जैसा दुकान था 3 लाख 4 लाख 2 लाख 5 लाख सब दुकान से ले, क्योंकि पार्टी फंड में सब जितना भी बाहुबली विधायक है, चाहे वो आनंद सिंह हो, प्रभुनाथ सिंह हो, ठीक है, चाहे जो हो, चाहे रिपुलाल यादव हो, चाहे मुकेश पांडे हो, कोई हो, जितना भी है, तो सबसे जितना भी है, क्योंकि पार्टी फंड में पैसा देना ही है। 10 फरवरी लास्ट डेट है, सबको पैसा इधर उधर से जुगाड़ करके देना है। वो भी हम है क्या जो हमको क्या है, यही तो हम जानना चाह रहे हैं। हमको एक चीज तो आप बता दीजिए कम से कम कि हम हैं क्या, हमको क्या है। अजी बताइए, आप बोलते हैं आपको क्या, तो बताइए। रोड छाप को तो फोन करके नहीं कोई रंगदारी मांगेगा। ये तो हम कह रहे थे, हम कुछ है ही नहीं। हम अपने आप को जो बता रहे हैं 101% अगर नहीं हो तब इसमें बोलिए। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड सभा कक्ष में जिले के अपर समाहर्ता सुरेंद्र कुमार ने नारायणपुर अंचल के पारंपरिक राजस्व ग्राम प्रधानों के साथ एक आवश्यक बैठक की। बैठक में सीओ केदारनाथ सिंह और बीडीओ महेश्वरी प्रसाद यादव सहित कई अंचल के कई राजस्व ग्राम प्रधान मौजूद रहे। बैठक में अपर महासरता सुरेंद्र प्रसाद ने कहा कि जिले में कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीन दी जा रही है, जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स को सर्वप्रथम वैक्सीन देने पर काम हो रहा है, क्योंकि ग्राम प्रधान प्रतिदिन अपने कार्य में कई लोगों से मिलते जुलते हैं, इसलिए उन्हें भी फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में निर्धारित किया गया है और कोविड-19 का वैक्सीन देने का निर्णय लिया गया है और जेल भर के सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स का 100% कोविड-19 से वैक्सीनेशन हो, इसके लेकर जिला प्रशासन सजग है। हमने वीडियो और सीओ के साथ ये बैठक कोविड वैक्सीनेशन से संबंधित है। हमारे जो FLW है फ्रंट लाइन वर्कर जो है उसमें ग्राम प्रधानों को मौका दिया गया है कि ये कोविड वैक्सीन पहले लें। हमारे उपायुक्त महोदय चाह रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन हो, परंतु अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे। अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए हम बैठक किए हैं और इन लोगों को निर्देश दिए हैं। और गुमला जिले के घाघरा के अलग अलग जिलों में आदिवासी समाज के लोग 15वीं रोहतास किला महोत्सव के लिए रवाना हुए। इस महोत्सव का आयोजन आदिवासी समाज के लोगों के लिए किया जाता है, जिसका लक्ष्य समाज को विकसित करना, साक्षर बनाना और समाज को आगे बढ़ाना है, जिसमें हर एक जिले और प्रखंड के लोग मिलजुल कर रोहतासगढ़ जाते हैं और इस महोत्सव में हिस्सा लेते हैं। साथ ही इस आयोजन में आदिवासी समाज की परंपराओं के विषय में जानकारी दी जाती है। वहीं मौके पर घाघरा पंचायत के पूर्व मुखिया योगेंद्र भगत ने आदिवासी समाज के झंडे दिखाकर बधाई देते हुए रोहतासगढ़ के लिए रवाना किया। घाघरा, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा से आदिवासी समाज के सैकड़ों लोग जो उरांव जनजाति के उद्गम स्थल रोहतासगढ़ 15वीं महोत्सव में भाग लेने के लिए यहां से रवाना हुए। सही रास्ता, सही दिशा दिखलाने के लिए यहां से हजारों की संख्या में और हर समाज के लोग यहां से गए और अपना समाज का नाम वहां पर झंडा गाड़ा। और मधुबनी के जयनगर थाना पुलिस ने अलग अलग मामलों में बड़ी मात्रा में शराब जब्त की है। एक शराब कारोबारी को भी शराब के साथ गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। मामले में एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि जयनगर थाना अध्यक्ष संजय कुमार के नेतृत्व में 2 अलग अलग जगहों से बड़ी मात्रा में शराब को जब्त किया गया है। एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आपने देखा होगा कि शराब का धंधा जो बॉर्डर है वहाँ से काफ़ी पोरस बॉर्डर है, वहाँ से आना जाना लगा रहता है। तो कई बार हमने भी कोशिश की कि शराब के ऊपर रोकथाम के विरुद्ध कोई कार्रवाई करें, तो रात में भी कार्रवाई करने की कोशिश की। इसी में हमने जो SHO हैं जयनगर के संजय कुमार, इनके साथ मिलकर बैठक की और बाकी थानादारों के साथ बैठक की कि इनके विरुद्ध कोई ठोस कदम उठाया जाए। तो इसी का फलस्वरूप है कि इन्होंने लगातार मेहनत करते हुए तकरीबन जो ये 1800 लीटर नेपाली शराब को इन्होंने एक पिकअप वैन में पकड़ा है।
और लातेहार जिले के महुआडार डीएसपी रतिभान सिंह और थाना प्रभारी असीम राजक की देखरेख में महुआडार थाना पुलिस की बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि प्रखंड के अंबाटोली के चिरचिट्टी तांड से पुलिस ने भारी मात्रा में पशुधन पकड़ा है। मौके पर प्रतिबंधन गौ मांस भी पुलिस ने बरामद किया है। वहीं इस संबंध में थाना प्रभारी असीम रजक ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें 35 गोवंश पशुधन और 25 किलो प्रतिबंध गौमांस भी मौके से बरामद हुआ है। और जमशेदपुर पोटका थाना के काली कापुर में सड़क दुर्घटना में 2 छात्रों की मौत हो गई। बता दें कि ये दोनों छात्र काफी तेज रफ्तार से बाइक चला रहे थे, जिस वजह से बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वहीं मृतक छात्र में से एक जादूगोड़ा के रहने वाला कृष्णा टुडू और तो वहीं दूसरा डुमरिया का बबलू महतो बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और गुमला सीआरपीएफ के 158 बटालियन के जवान सोमपाल सिंह नगर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली और वो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला के रहने वाले थे। वो गुमला जिले के बनारी पिकेट में तैनात थे। घटना के बाद जवान के शव को पोस्टमार्टम के लिए गुमला लाया गया। आपको बता दें कि जवान 10 दिन पहले ही छुट्टी समाप्त करने के बाद गुमला आया था। मृतक जवान बनारी पिकेट पिछले 10 महीने से पदस्थापित था, लेकिन खुदकुशी के पीछे क्या राज है, पुलिस हर एक बिंदु पर जांच कर रही है। हालांकि पुलिस ने मृतक जवान के परिजनों को सूचना दे दी है। ये तो जांच के बाद पता चलेगा कि क्यों आत्महत्या किया। बीते रात बनारी पिकेट में सीआरपीएफ का जवान जो है ना, एक 47 से 3 गोली चला और ब्रेस्ट फायर में था। शुक्र था कि और गोली फंस गया, नहीं तो फिर और बड़ी घटना हो सकती थी। इधर उधर हथियार गिरता, मरने के बाद तो और चलता ब्रेस्ट फायर था और लोगों को लग सकता था, लेकिन आत्महत्या किया है। इसका जांच चल रहा है, पोस्टमार्टम होगा। जवान को इसको एयरलिफ्ट करना है। एयरलिफ्ट करना है तो एयरलिफ्ट करने के पहले मैंडेटरी है उसका एम्बामिंग हो, तो एम्बामिंग का फैसिलिटी यहाँ नहीं है, वो रांची में है, रिम्स में, तो इसलिए हम लोग इसको रिम्स रेफर करते हैं। मतलब यहाँ पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है? पोस्टमार्टम हो सकता है, पोस्टमार्टम के बाद में एम्बामिंग यहाँ नहीं होता है। हाँ। तो एक ही बॉडी को 2-3 जगह काट कूट करना वो ठीक नहीं है। वैसा जगह में कराना है जहाँ पर पोस्टमार्टम प्लस एम्बामिंग दोनों साथ में, इसलिए इसको रिम्स रेफर कर दें। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है, आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना